वित्तीय अंदरूनी सूत्र। पॉल ट्यूडर जोन्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सभी रास्ते वास्तव में संपादक आगे बढ़ें और क्लिप चलाएं, सभी रास्ते महंगाई की ओर ले जाते हैं। मैं समझाने जा रहा हूं कि वह क्यों कह रहे हैं कि सभी रास्ते महंगाई की ओर ले जाते हैं, और साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि उनकी विश्लेषण में वह क्या गलत कर रहे हैं 3 सरल और तेज कदमों में। पहला कदम, चलिए इस आर्ण संकट के चक्र पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में वह बात कर रहे हैं, और हम 1970 से लेकर आज की तारीख तक के चार्ट को देखकर शुरू करेंगे। बाईं ओर हम 20% से बढ़कर 140% तक जाते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले आरण है। तो जैसा कि आप 1970 में देख सकते हैं, हम लगभग 40% के आसपास हैं, और 1970 के दशक की महंगाई के कारण हम वास्तव में इसे 25-30% तक लाने में सफल रहे। लेकिन आपका नशे में धुत दिवालिया अंकल सैम उसी तरह खर्च करने वाला है जैसे एक नशे में धुत नाविक। तो आर्न, जैसा कि आप सोच सकते हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इस बिंदु को यहां उजागर करना चाहता हूं। यह 1929 है जहां आर्न का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात 30% से बढ़कर लगभग 50-60% हो गया। क्यों ना आप इसे लिख लें 1929, क्योंकि दूसरे चरण में हम वापस जाएंगे यह देखने के लिए कि पॉल ट्यूडर जोन्स ने आरण के बारे में 30 साल पहले क्या कहा था। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन आरण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लगातार बढ़ता जा रहा है, और ओह, वैसे घाटे और भी बदतर होते जा रहे हैं, और कुल आरण अभी चौंका देने वाले स्तरों पर है, 35 ट्रिलियन। जब वैसे 1979 में, मुझे पता है कि आप सभी ने यह लिखा था, संयुक्त राज्य अमेरिका का आरण क्या था? 2.7 ट्रिलियन उस समय का एक विशाल संख्या। लेकिन आज इस 35 ट्रिलियन के आधार पर जो हमारे पास आरण में है और बढ़ रहा है, यह लगभग प्यारा, लगभग पुराना सा लगता है। लेकिन असली समस्या जो पॉल ट्यूडर जोन्स बताते हैं, वह यह आरण संकट है। तो हम इस सभी सरकारी खर्च से शुरू करते हैं। खर्च नियंत्रण से बाहर हो जाता है इस बिंदु पर कि अब हम 120% के आसपास आर्ण से सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात पर हैं, और जो होता है वह यह है कि सभी लोग जो आरण खरीद रहे हैं कहते हैं, 1 मिनट रुकिए, मुझे नहीं लगता कि यह अब एक अच्छा सौदा है, क्योंकि मैं देखता हूं कि अगले 5 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में क्या होने वाला है, और यह केवल एक ही दिशा में जाएगा, वह है ऊपर। दूसरे शब्दों में, यह केवल और खराब होने वाला है, और उन्हें अधिक से अधिक ट्रेजरी जारी करनी होगी, और फेडरल रिजर्व को संभवतः इस आरण को मौद्रिक बनाने के लिए उन ट्रेजरी को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि कोई और उन्हें 10 फुट के पोल से भी छूना नहीं चाहता, जो महंगाई पैदा करेगा। तो यह है कि यह संकट चक्र कैसे काम करता है। हमारे पास सरकारी खर्च है, यह ब्याज दरों को बढ़ाता है, जो अधिक सरकारी आर्ण उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि अगर कुल सरकारी आरण पर ब्याज दर 1% से बढ़कर 5% हो जाती है, तो इसका मतलब है कि संभवतः उन्हें कुल आरण पर ब्याज दर में वृद्धि का भुगतान करने के लिए अधिक ट्रेजरी जारी करनी पड़ेगी। खैर, अगर उन्हें यह करने के लिए अधिक ट्रेजरी जारी करनी पड़ती है, तो फिर आरण का क्या होता है, और भी खराब हो जाता है। इसलिए ट्रेजरी की मांग और भी कम हो जाती है, जिससे फेड को हस्तक्षेप करने और उन सभी ट्रेजरी को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि कोई और उन्हें नहीं चाहता। खैर, अगर फेड ऐसा कर रहा है तो वे कहने के लिए पैसा छाप रहे हैं। अब यह यहाँ मुख्य धारा की कहानी है। यह जरूरी नहीं कि मेरी राय हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि पॉल ट्यूडर जोन्स इसे कैसे देखते हैं, या कम से कम वह इसे कैसे समझाते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या वह वास्तव में मानता है कि यह सच है। तो फेड सभी यह पैसा छापता है, इससे महंगाई पैदा होती है। यह ब्याज दरों को और भी अधिक बढ़ा देता है, जितना कि वे अन्यथा होते, जिससे सरकार के लिए आरण का बोझ और भी अधिक गंभीर हो जाता है, और यह दरें और भी अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि फेडरल रिजर्व के बाहर ट्रेजरी के लिए मांग लगातार घटती जा रही है।
तो आप बस एक चक्र में फंस जाते हैं जहां दरें लगातार बढ़ती जाती हैं, साथ ही उपभोक्ता मूल्य महंगाई। यही कारण है, या पॉल ट्यूडर जोन्स के अनुसार महंगाई की ओर ले जाने वाले कारणों में से एक है। तो इस सीएनबीसी के इंटरव्यू में वह जिन समाधानों की बात कर रहे थे वे क्या हैं? खैर, ये वही पुराने उपाय हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हमें कर बढ़ाने होंगे। यह हमेशा उनका समाधान होता है, भले ही कर दर कोई भी हो। सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कर प्राप्तियों की मात्रा बिल्कुल वही रहती है। संपादक आगे बढ़ें और एक चार्ट दिखाएं और हम देख सकते हैं यह कि चाहे उच्चतम सीमांत आय कर दर कितनी भी हो, सरकार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1800% करों के रूप में प्राप्त करती है। तो यहां से मैं पॉल ट्यूडर जोन्स के इस साक्षात्कार की प्रामाणिकता के बारे में थोड़ा, चलिए कहते हैं, संदेह करने लगता हूं। लेकिन वह यह भी बात करते हैं कि खर्च को कम करने की आवश्यकता है, और अंत में वह नकारात्मक वास्तविक दरों का उल्लेख करते हैं। तो यह हमें 1970 के दशक में वापस ले जाएगा, जहां आप ब्याज दर को बनाए रखते हैं या फेड ब्याज दरों को महंगाई की दर से नीचे रखता है। तो जो संभवतः होगा वह यह है कि आप नॉमिनल जीडीपी को मान लीजिए 10% की दर से बढ़ते हुए देखेंगे, और फिर आपके पास कुल आरण है, मान लीजिए कि यह 5% की दर से बढ़ रहा है। खैर, अगर आप ऐसा 5 या 10 साल के अंतराल में करते हैं तो जल्द ही वह आरण बढ़ जाएगा। आरण का सकल घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात एक ऐसे स्तर तक आ जाएगा जो पॉल ट्यूडर जोन्स के व्याख्यान में बाजार के लिए अधिक पचने योग्य है। इस हद तक कि फेड को आरण को मुद्रीकरण करना जारी रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस विश्लेषण में क्या गलत है? क्या मुझे लगता है कि हमें महंगाई के बजाय अपस्फीति या निरंतर अवमूल्यन का सामना करना पड़ेगा? वास्तव में नहीं। मुझे नहीं पता कि अगले 6 महीनों या 1 साल में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि हम संभवतः एक अवमूल्यनात्मक चरण में हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि 2020 के दशक के बाकी हिस्से में हमें उपभोक्ता मूल्य महंगाई की एक और लहर मिलेगी। अगर दो लहरें नहीं, यह 1940 के दशक में सीपीआई के साथ जो हमने देखा उसके बहुत समान है। लेकिन मेरी समस्या जरूरी नहीं कि निष्कर्ष है, यह अधिक इस बात से है कि विश्लेषण एक दृष्टिकोण से पूरी तरह से गलत है। चाहे आपके पास सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले आरण 120% हो, 60% हो, या जापान की तरह 220% हो, यह मुद्दे को समझने में चूक है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले आरण ही समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या कुछ है जिसे हम इस वीडियो के बाकी हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। चरण संख्या 2। अब चलिए समय में पीछे चलते हैं, यह देखने के लिए कि पॉल ट्यूडर जोन्स 1989 में ब्याज दरों और राष्ट्रीय आरण के बारे में क्या कह रहे थे, लगभग 45 साल पहले। हम एक अपनी पसंदीदा किताब मार्केट विजार्ड्स पर नजर डालने जा रहे हैं। यह 1980 के दशक के कुछ शीर्ष निवेशकों और व्यापारियों के साथ किए गए साक्षात्कारों का संग्रह है, और संभवतः सभी समय के सबसे अच्छे व्यापारियों में से एक है, और निश्चित रूप से पॉल ट्यूडर जोन्स इनमें से एक व्यापारी थे। तो जैक श्वागर, जिसने किताब और साक्षात्कार किए, ने 1977 के बारे में उनसे पूछा, क्योंकि पॉल ट्यूडर जोन्स ने 1977 के अक्टूबर में ब्लैक मंडे के दौरान भारी मुनाफा कमाया, और पॉल ट्यूडर जोन्स अपने रिग्नॉमिक्स के विचारों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, विशेष रूप से उस आरण के बारे में जो संघीय सरकार द्वारा जमा किया जा रहा था, और यह किस चीज की ओर ले जाएगा। अगले 35 वर्षों में नहीं, बल्कि अगले 35 महीनों में या उसके आसपास। क्योंकि याद रखें, पॉल ट्यूडर जोन्स एक दीर्घकालिक निवेशक नहीं है, वह एक बहुत ही छोटे से मध्यकालिक व्यापारी हैं। तो किताब में पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं, मैं इतिहास का अध्ययन करके जानता हूं कि आरण अंततः सभी महान समाजों को नष्ट कर देता है। हमने मूल रूप से अपना अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड निकाला है और कहा है कि हम शानदार समय बिताने जा रहे हैं। रेगन ने सुनिश्चित किया कि उनके कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था महान होगी, हमारे रास्ते को समृद्धि की ओर उधार लेकर। दूसरे शब्दों में, आरण बढ़ाना। पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं कि हमने भविष्य के खिलाफ उधार लिया है और जल्द ही हमें इसका भुगतान करना होगा।
वह यहाँ किस बारे में बात कर रहा था? वह बात कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकियों को भुगतान करना होगा क्योंकि दीर्घकालिक ब्याज दरें, चलिए 10 साल के प्रॉक्सी का उपयोग करते हैं, और अधिक ऊंची होती जाएंगी। इस अर्न का और फिर सूनर या लेटर यह महंगाई के संकट की ओर ले जाएगा। अंत में वह कहते हैं, हम फिर से वित्तीय अनुशासन के बारे में सीखने जा रहे हैं। सरकार को अपने खर्च को कम करना होगा क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो ट्रेजरी कर्व के लंबे अंत की यील्ड बढ़ती जाएगी, जिससे बांड बाजार सरकार के खर्च को सीमित कर देगा और यहीं पर आपको आर्थिक संकुचन देखने को मिलेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा शुरू में सरकारी खर्च पर निर्भर था। वास्तव में 2024 में उसके पास वही तर्क है। इसे 35 साल बाद कहें। चरण संख्या 3, यह वह है जो पॉल ट्यूडर जोन्स ने गलत किया और मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा कि उसे इन चीजों की समझ नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है कि वह इसे मुझसे कहीं बेहतर समझता है, लेकिन उसने अपने मॉडल में इसे पर्याप्त महत्व नहीं दिया, या शायद वह बस इंसान है और उसके पास एक पूर्वाग्रह है क्योंकि वह 1970 के दशक में व्यापार करते हुए बड़ा हुआ, जो एक महंगाई वाला दशक था जहां हमने लंबे समय के दरों को लगातार बढ़ते देखा। लेकिन किसी कारणवश मुझे लगता है कि यही कारण है कि उसका मॉडल गलत था। तो यहाँ पॉल ट्यूडर जोन्स खुद हैं, स्पष्ट रूप से आप मेरी अद्भुत कला से बता सकते हैं, और उसके पास एक बैलेंस शीट है। वह अभी भी एक फंड चला रहा है। मुझे नहीं पता वह ऐसा कर रहा है या अपने पैसे का प्रबंधन, लेकिन देनदारियों की तरफ हमारे पास यह व्यक्ति है। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस निवेशक के हाथ में पकड़े हुए संकेत को नोटिस करें। उस पर लिखा है ना? तो यह निवेशक पॉल ट्यूडर जोन्स को अपना पैसा देता है और इसलिए उसके पास अपने बैलेंस शीट पर यह संपत्ति है। चलिए मान लेते हैं कि यह 100 मिलियन है, बस आसान गणना के लिए। यह उससे कहीं अधिक होगा, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि यह 100 मिलियन है। तो यह निवेशक अपने निवेश पर लाभ चाहता है। तो पॉल ट्यूडर जोन्स को बाहर जाकर कुछ निर्णय लेने होंगे। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि महंगाई 5% चल रही है। ठीक है, अगर बॉन्ड्स, मैं इसे ट्रेजरी के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में उपयोग कर रहा हूं, मुझे वहां बस ट्रेजरी लिखना चाहिए। तो अगर ट्रेजरी 5% का भुगतान कर रही है तो यह एक बुरा सौदा है क्योंकि उसे वास्तविक रिटर्न की दर नहीं मिलेगी, क्योंकि 5% केवल डॉलर की क्रय शक्ति के नुकसान द्वारा खा लिया जाएगा जिसमें ये ट्रेजरी नामांकित हैं। तो यह पॉल ट्यूडर जोन्स के लिए एक विकल्प नहीं होगा यदि वह मानते हैं कि महंगाई का यह स्तर भविष्य में जारी रहेगा। तो उसे शेयरों पर ध्यान देना होगा। शायद वह वहां 10% का रिटर्न प्राप्त कर सके, या शायद सोने और वस्तुओं पर या बिटकॉइन पर शायद वह वहां 15% से अधिक का रिटर्न प्राप्त कर सके। तो यह सब इस पर आधारित है। उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से निवेश पर लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता पर आधारित है। ठीक है, हम सभी समझते हैं कि एक निश्चित मात्रा में भिन्नता के भीतर हम बिल्कुल समान परिस्थितियों में काम करते हैं, हम खुदरा निवेशक के रूप में। ठीक है, अब चलिए एक दूसरे परिदृश्य पर नजर डालते हैं। यह एक वैश्विक डीलर बैंक है, एक वैश्विक मुद्रा व्यापारी, कभी कभी उन्हें कहा जाता है, और उनके पास एक बैलेंस शीट भी होगी। बाईं ओर संपत्तियां, दाईं ओर देनदारियां। लेकिन ध्यान दें, जो पैसा उनके पास लगाने के लिए है वह निवेशकों से नहीं बल्कि जमा करने वालों से आ रहा है, और कभी कभी वे अन्य बैंकों से पैसे उधार ले रहे होते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए हम इसे सरल बना देंगे ताकि आप अवधारणा को समझ सकें। तो इस जमा करने वाले को अपने निवेश पर रिटर्न की परवाह नहीं है। वह अपनी निवेश की वापसी या अपनी जमा की वापसी चाहता है, इसलिए वह इसे शुरू में बैंक में जमा कर रहा है। तो
इस बैंक के पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। वे बाहर जा सकते हैं और इस पैसे को वास्तविक अर्थव्यवस्था में उधार दे सकते हैं और एक ऐसा आर्न बना सकते हैं जो इस लाल वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि वे अर्थव्यवस्था में उधार देकर 5% प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण मात्रा में जोखिम लेने जा रहे हैं, खासकर अगर यह वैश्विक डीलर बैंक चीन, यूरोप, कनाडा, दक्षिण कोरिया और यूके को देखता है और वे क्षितिज पर आर्थिक तूफानी बादलों को देखते हैं। वे वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अपवाद के रूप में देख सकते हैं, लेकिन संभावनाएं बहुत अधिक हैं कि हम एक वैश्विक मंदी में जा रहे हैं। क्या वे इस पैसे को सिर्फ 1% अतिरिक्त के लिए उधार देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता। तो उनके पास एक और विकल्प होगा। वे आगे बढ़कर ट्रेजरी खरीद सकते हैं। अब उन्हें वही रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वे बहुत कम जोखिम लेंगे और उन्हें पूरी तरह से पता है कि लेकिन इस व्यक्ति को अपने निवेश या अपने जमा की वापसी मिलेगी, क्योंकि उसकी ट्रेजरी डॉलर में नामित है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जमा। और परिपक्वता के अंत में आपको कम से कम नाम मात्र के संदर्भ में 100% मूलधन के साथ ब्याज प्राप्त करने की गारंटी है। इसलिए यह एक पूरी तरह से अलग निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अब अपने बिंदु को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपके साथ एक त्वरित विचार प्रयोग करना चाहता हूं। चलिए मान लेते हैं कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर इस वैश्विक डीलर बैंक का संचालन कर रहे हैं, और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप अपने जमा करने वाले से 2 साल के लिए 8% पर उधार ले सकते हैं। तो 2 साल के अंत में वह जमा करने वाला अपना पैसा वापस लेना चाहेगा। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने इसे 2 साल के सीडी में रखा है या कुछ ऐसा ही। ठीक है, आप बाहर जाकर 2 साल की ट्रेजरी खरीद सकते हैं, तो आप परिपक्वता को मेल कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आपके पास शून्य ब्याज दर जोखिम है, क्योंकि भले ही ब्याज दरें बढ़ें, आपको परवाह नहीं है, क्योंकि आप केवल स्प्रेड को अपनी जेब में डाल रहे हैं। आप बस इस समयावधि के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप उस पैसे को ले सकें और 2 साल की अवधि के बाद उसे जमा करने वाले को दे सकें। फिर से आपने परिपक्वताओं को मेल कर दिया है। तो अब चलिए इसे समझते हैं। अगर आप उन डॉलर के लिए 1% चुका रहे हैं, लेकिन सरकार आपको 4% दे रही है, तो आप 3% कमा रहे हैं। इसलिए मेरा आप दर्शकों से सवाल है कि आप कितने ट्रेजरी खरीदेंगे। बस एक पल के लिए मान लीजिए कि आप 2 साल के लिए 1% पर अनंत मात्रा में पैसे उधार ले सकते हैं। आप कितने 2 साल के ट्रेजरी खरीदेंगे? आप में से अधिकांश 99.9% लोग अभी कह रहे हैं कि सभी। क्यों? क्योंकि आप केवल एक स्प्रेड के बारे में चिंता कर रहे हैं। बस इतना ही। अब अगर मैं आपको बताऊं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महंगाई दर 5% है, तो आप कहेंगे किसे परवाह है, क्योंकि मैंने अभी $5 ट्रिलियन उधार लिया, डॉलर, और मैंने 5 ट्रिलियन के ट्रेजरी खरीदे, और मैं 5 ट्रिलियन का 3% अपने पास रखूंगा, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका में महंगाई दर 5% है, क्योंकि मैं केवल स्प्रेड को अपनी जेब में डालकर अपनी खरीदारी की शक्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको एक त्वरित मोड़ देता हूं। क्या होगा अगर जैनेट येलन कल बाहर आए और आपके ट्रेजरी में बिना किसी की उम्मीद के और $3 ट्रिलियन जारी करें, और आप देखिए पॉल ट्यूडर जोन्स आपको बताएंगे, हाँ, मैंने आपको बताया था। आप देखिए घाटे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को खर्च करना है, और इसीलिए जैनेट येलन को अधिक आपूर्ति जारी करनी होगी। और छोटे समय में चलिए मान लेते हैं
कि ब्याज दर 4% से बढ़कर 5% हो गई। अब आप कितने 2 साल के ट्रेजरी खरीदेंगे? आप उन सभी को भी खरीदेंगे क्योंकि अब आपका स्प्रेड 3% से 4% हो गया है। यह सौदा आपके लिए और भी आकर्षक हो गया है। और ओह, वैसे यह सौदा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कई अन्य संस्थाओं के लिए बहुत अधिक आकर्षक हो जाएगा और इसलिए आपके पास एक बोली युद्ध होगा जो संभवतः उन ब्याज दरों को फिर से 4% तक ले जाएगा जहां से वे शुरू हुए थे, क्योंकि आपके पास हमेशा थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि आपके पास विकास और महंगाई की अपेक्षाएं हैं और यदि विकास और महंगाई की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं तो यह आर्नो के लिए जोखिम इनाम को ट्रेजरी के बजाय अनुकूलित कर देता है। तो यहां मुख्य टेकअवे यह है, जितना मुझे यह कहना नापसंद है क्योंकि मुझे सरकारी खर्च से नफरत है, इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे। बात यह है कि दुर्भाग्यवश वैश्विक मौद्रिक प्रणाली इस तरह से स्थापित है कि ट्रेजरी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर यूरो डॉलर प्रणाली में प्रभावी रूप से आधार मुद्रा है। हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जहां ट्रेजरी की आपूर्ति मांग को नियंत्रित करती है। तो अगर ट्रेजरी की आपूर्ति बढ़ती है तो ट्रेजरी की मांग भी बढ़ती है, विशेष रूप से जब वक्र उलटा नहीं होता है, जब आपके पास एक तेज उपज वक्र होता है जो आमतौर पर हम देखते हैं, और इसका मतलब है कि दीर्घकालिक ब्याज दरें अल्पकालिक ब्याज दरों से अधिक हैं। अब आपके लिए जो थोड़े अधिक परिष्कृत हैं, मैं इसे बहुत अधिक सरल बना रहा हूं। यह सच है, परिपक्वताओं को मेल करना कठिन होगा, लेकिन बैंक ऐसा हेजिंग के माध्यम से करेंगे जैसे ब्याज दर स्वैप जैसे व्युत्पन्न उपकरणों के माध्यम से। लेकिन यह इस वीडियो के लिए थोड़ा ज्यादा है। फिर से मैं केवल इस अवधारणा पर चर्चा कर रहा हूं। तो अगर यह सच है कि ट्रेजरी की आपूर्ति ट्रेजरी की मांग को नियंत्रित करती है और यही 1979 में पॉल ट्यूडर जोन्स के मॉडल में समस्या थी, तो हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि उन्होंने शायद अपने मॉडल को समायोजित नहीं किया है। क्या मैं यह कह रहा हूं कि यह एक मुफ्त लंच है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका खर्च कर सकता है और खर्च कर सकता है और जीडीपी के मुकाबले कर्ज 200%, 300%, 500% तक जा सकता है बिना किसी नकारात्मक परिणाम के? नहीं, मैं यही नहीं कह रहा हूं, लेकिन संकट ट्रेजरी बाजार में नहीं है। हमारे पास आरण संकट नहीं है, हमारे पास खर्च संकट है। यही तो मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास यहां सरकार है और वे असली अर्थव्यवस्था में पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन वे जो भी खर्च करते हैं, ट्रिलियन और ट्रिलियन डॉलर, ये संसाधनों का गलत आवंटन कर रहा है, ये गलत निवेश पैदा कर रहा है, यह अर्थव्यवस्था को कम कुशल बना रहा है, जिससे सभी अमेरिकियों, विशेष रूप से गरीबों और मध्य वर्ग के लिए जीवन स्तर में कमी आ रही है। और अगर आप एक सही उदाहरण चाहते हैं तो मैं 2020, 2021 और आज तक की ओर इशारा करूंगा। सरकार ने आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप और अधिक वस्तुएं और सेवाएं नहीं बना सकते और उन्होंने सभी को कहने के लिए मुफ्त पैसे दिए। उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नष्ट कर दिया। क्या हम अब तक मंदी से गुजरे हैं? खैर, आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन मैं आप में से हर एक से अभी एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपका जीवन स्तर आज 2019 की तुलना में अधिक है या कम? और अगर आपने अधिक कहा तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, आप उन भाग्यशाली अमेरिकियों में से एक हैं जिनके पास संपत्तियों की एक महत्वपूर्ण मात्रा है, क्योंकि बाकी सभी के लिए यह 1930 के दशक जैसा महसूस हुआ है, एक महान मंदी 2.0, और इसका कारण सरकारी खर्च है। ऐसी आर्थिक विकृतियां उत्पन्न करना जो अर्थव्यवस्था को कम कुशल बनाती हैं और मानक को घटाती हैं। जीवन जीना, खासकर उन लोगों के लिए जो संपत्ति के मालिक नहीं हैं। देखिए, यही समस्या है।
आइए पॉल ट्यूडर जोन्स के उदाहरण का उपयोग करें, जिसे हमने दूसरे चरण में चर्चा की थी, जहां उन्होंने कहा कि मूल रूप से सरकार के पास यह अमेक्स कार्ड था और वे अमेरिकन एक्सप्रेस पर बैलेंस बढ़ा रहे थे, और सूनर या लेटर हम क्रेडिट कार्ड का भुगतान करने या क्रेडिट कार्ड पर उन भुगतानों को करने में असमर्थ होंगे क्योंकि ब्याज दरें बहुत अधिक हो जाएंगी। क्या यही समस्या है? जैसे कि हमें बस इसे ठीक करना है और शायद अमेरिकन एक्सप्रेस को अपने भुगतान को थोड़ा कम करना है ताकि हम और भी अधिक पैसे खर्च कर सकें। देखो, यह समस्या का समाधान नहीं करता, यह समस्या को और भी खराब बनाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्या यह नहीं है कि हमें एक आरण संकट का सामना करना पड़ेगा। समस्या यह है कि हमारे पास एक आर्थिक संकट है जो उस सरकारी खर्च से उत्पन्न हुआ है जिसने शुरुआत में आरण बनाया। तो अगर हम समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो आपको अमेरिकन एक्सप्रेस को भुगतान करना आसान नहीं बनाना चाहिए। यदि आप समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो आपको पहले से समस्या का कारण बन रहे तत्व को कम करना होगा। और यही आपका नशे में धुत दिवालिया अंकल सैम है, जो आपका वोट खरीदने के लिए जितना हो सके पैसे खर्च कर रहा है। अधिक सामग्री के लिए जो आपको धन बनाने और असंतुलित केंद्रीय बैंकों और बड़े सरकारों की दुनिया में फलने फूलने में मदद करेगी। इस प्लेलिस्ट को यहां देखें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।